साइंस पॉइंट में आज पुनः आपका स्वागत। अपन प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना ने मैंने बताया कि प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। क्रम भाई किसी भी जैसे स्वतंत्रता कितनी है, 5 है मान लीजिए वो, ठीक है, और न्याय कितने हैं, 3 है, जो भी है, और भारत का उपयोग कितनी बार हुआ है, नागरिक शब्द का कितने बार उपयोग हुआ है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में अपन प्रस्तावना के जो तत्व है 4 है वो अपन लोगों ने पढ़ दिए थे। अब प्रस्तावना में आज हम देखेंगे कि जो शब्द दिए हुए ना उसमें से किसका क्या अर्थ है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे संप्रभुता है सबसे पहले, तो अपन लोग संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ये होता है, संप्रभु है भारत, मतलब भारत पर कोई किसी दूसरे देश का भारत डोमिनियन स्टेट नहीं है। भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है किसी भी मामले में। वो आंतरिक और बाह्य नीति को निर्धारण करना भारत का अपना अधिकार है और वो उसमें कर सकता है, बाह्य किसी के मतलब क्या दबाव के, किसी के दबाव के। इसका मतलब ये हुआ न तो कोई भारत पर आंतरिक दबाव है न कोई बाह्य दबाव है। विदेश नीति निर्धारित करना या आंतरिक जो भी निर्णय लिए जाते हैं, भारत अपने क्या करता है, आंतरिक संप्रभुता का, अपनी संप्रभुता का उपयोग करते हुए कर सकता है। जैसे मान लीजिए भारत में क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना हो या दूसरे संगठन के जो भी सदस्य है भारत, तो भारत की नीति है, अगर देश हित में, राष्ट्र हित में जो जिस गुट का या जिस समूह का सदस्य बनना है तो बन जाता है, और उसको लगे कि दबाव है तो वो निर्माण है, मतलब किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये होता है संप्रभुता। दूसरा शब्द है समाजवाद, समाजवादी। ऐसा है कि 1973 का आपके 42वां संविधान शब्द है संशोधन था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। एक तो पथ निरपेक्षता, एक आपके समाजवादी और अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी का मतलब है, क्या मतलब है, यही अपन लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि भारत में समाजवादी जो लक्षण है उसके पहले से ही लक्षण मौजूद है डीपीएस में, नीति निर्देशक जो तत्व है ना, उसमें समाजवाद के जो लक्षण थे वो पहले ही भारतीय संविधान में अंतर्निहित थे। और इस संविधान के संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द इसमें जोड़ करके केवल उन भारतीय संविधान में क्या क्या अंतर्निहित जो तत्व उनको स्पष्ट रूप दिया गया है, ठीक है। बात आई समझ में? नहीं, भारतीय जो आपका समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। आपको पता है कि फेबियन समाजवाद जिसको कह सकते हैं, लोकतंत्र समाजवाद, 1900 में लेबर पार्टी की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। वो जिस विचारधारा को मानता है वो क्या है, भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। एक समाजवाद के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद को बोलते हैं क्या, आपके राज्य आश्रित समाजवाद, राज्य आश्रित समाजवाद, ठीक है। तो ये जो साम्यवादी समाज होता है वो ये मानता है कि उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन है उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। और ये क्या मानता है, निजी संपत्ति होनी चाहिए, निजी संपत्ति को उन्मूलित करता है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब जिसके पास भी निजी संपत्ति हो उसको क्या कर, राष्ट्रीयकरण करके सरकार उसको ले लेगी, समझे मेरी बात को। लेकिन भारतीय जो समाजवाद है यानी लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो निजी क्षेत्र प्लस आपके सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के सह अस्तित्व में विश्वास करता है। यानी जो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या करता है, आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। बात आई समझ में? नहीं, तो ये आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है, फेबियनवादी समाजवाद है, ठीक है ना। और आपका साम्यवादी समाजवाद क्या है, आपके उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर क्या है, सरकार का नियंत्रण स्थापित करना और निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? नहीं, तो ये आपका साम्यवादी सरकार और लोकतांत्रिक समाजवाद ने क्या अंतर में बताया। और ये भारतीय जो संविधान है वो किसको मानता है, लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता है। इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा है। वास्तव में भारतीय जो समाजवाद है वो मार्क्सवादी समाजवाद
और गांधीवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है। ठीक है ना, समझ गए बात को? यानी मार्क्सवाद समाजवाद और एवं गांधीवाद, इन दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है ना। मार्क्सवाद समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समानता की स्थापना करना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। इसका भी गांधीवादी का भी उद्देश्य यही है। ठीक है ना। लेकिन यह साधन तो दोनों, साध्य तो दोनों का एक ही है, गांधीवाद का और मार्क्सवाद का, लेकिन साधन अलग अलग है। गांधी क्या चाहते हैं? गांधी चाहते हैं हृदय परिवर्तन किया जाए। गांधी का ऐसा मानना है कि संपत्ति को कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को एक दुकान पर बैठा दो, दुकान कोई खुलवा दो, मान लीजिए लोन लेकर, एक व्यक्ति तो पूरी संपत्ति को डुबो देता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? दिन दुनी और रात चुगनी क्या करता है? प्रगति करता है। गांधी ऐसा मानते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन करो और उससे जो संपत्ति है उससे क्या करो? आपका जो समाजवाद का वास्तविक लक्ष्य है उसको पूरा करो। सरकार ऐसे ही करती है। मान लीजिए कमाते सरकार टैक्स लगाती है ना, सरकार के पास रेवेन्यू जो आता है वो समाज के कमजोर वर्गों पर क्या करती है? खर्च करती है। ठीक है ना, वो समाजवाद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बात आई समझ में नहीं? लेकिन ये आपका भारतीय समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद, गांधीवादी, दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन गांधीवाद की ओर ज्यादा झुकाव है इसका। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? अब अपन लोग अगला जो पॉइंट है, तीसरा नंबर है पथ निरपेक्षता के बारे में अपन बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पथ निरपेक्षता आपके 1976 है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। ठीक है ना, और भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, भारत सर्वधर्म संभाव को मानता है। ठीक है, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पथ निरपेक्षता का अर्थ हुआ। ठीक है, अब लोकतांत्रिक क्या मतलब है? लोकतांत्रिक जो शब्द है ना इसमें उपयोग हुआ है, उसका क्या है मतलब है? ठीक है ना, लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च जो शक्ति है ना जनता में नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसे लिखा है ना, तो सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। शक्ति जनता के पास है। अब भारत में वो जहां पर भी लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहती है चुनाव जीता करके प्रधानमंत्री बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। लोकतंत्र दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता में सीधी शक्ति निहित होती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, वो शासन करता है। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ क्या करते हैं भाई, यहाँ की जनता ने चुना किसको? एमपी को। ठीक है, एमपी जाकर के क्या करेगा? कैबिनेट का निर्माण, प्रधानमंत्री, और वो शासन करते हैं। वो जनता का प्रतिनिधि हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरा अप्रत्यक्ष जो शासन प्रणाली होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली भी बोलते हैं। ये है एक तो संसदीय शासन प्रणाली, एक राष्ट्रपति या कि दूसरा नाम अपन कह सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये जो संसद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, कि कौन सा शासन प्रणाली हो? संसदीय शासन प्रणाली हो। इसमें क्या होती है? कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझिए मेरी बात को नहीं? अगर मान लीजिए विधायिका यानी संसद, संसद का मतलब लोकसभा, संसद में लोकसभा, संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब होता है आपके राष्ट्रपति, ठीक है, और आपके और क्या राज्यसभा, और ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और ये लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद बनाती है। लेकिन विधायिका होती है संसदीय जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, तो विधायिका के किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तरदायी तो तीनों के प्रति होती है, लेकिन ये लोकसभा है ना, लोकसभा के प्रति उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है ना, अगर लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव उसके प्रति पेश कर दिया तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हुआ। और दूसरा वयस्क मताधिकार होता है इसमें। जैसे भारत में क्या है, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो वो वोट दे सकता है। सामूहिक चुनाव होते हैं, यानी एक निश्चित कार्यकाल जैसे 5 वर्ष, उसके बाद में चुनाव होते हैं। बात है समझ में नहीं? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं होती है। ठीक है, अब ये भारत का जो भी लोकतंत्र होता है 3 आधारों पर टिका होता है, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर। ठीक है ना, अगर इसमें से कोई भी स्तंभ कमजोर हुआ ना तो लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र कौन सा है? सामाजिक लोकतंत्र है। ठीक है ना, और उसके बाद में बाकी वाले इसी पे टिके हुए हैं। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र एक जीवन शैली है जो स्वाधीनता, समानता और भारतत्व को महत्व देती है। बात आई समझ में नहीं? और ये न्याय है ना, जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, वो आपके रूस की क्रांति होनी 1917 वहां से लिए गए हैं। ठीक है ना, और समानता और स्वतंत्रता, भारतत्व का गुण है, वो कहां से लिया गया? अपने फ्रांस की क्रांति से दिया गया। ये भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? ठीक है, गणतंत्र क्या है, किसे कहते हैं? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च जो पद होता है देश का, वो क्या है? निर्वाचित पद होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे भारत में है, भारत का सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो पद होता है निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है। ठीक है ना, एक कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है ना, उसमें राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और एक गणतंत्र। ठीक है, राजशाही व्यवस्था जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का राजा और रानी क्या होते हैं? वहां आपके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, और इसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? उनका जो राजकुमार है, जो भी राजकुमारी वगैरह है, वो उसके होंगे, क्या करते हैं? उत्तराधिकारी होंगे। ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता किसके पास होती है? जनता के हाथ में, लोगों के हाथ में होती है। इसमें विशेषाधिकार वर्गों की अनुपस्थिति होती है। कोई लोकतंत्र में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हुई इसके अंदर। उसके बाद में एक चीज और हम इसको पढ़ना चाहते हैं, ये आपके जो है मुख्य इसकी विशेषता हो गई किसकी? यहाँ से, और आगे अपना इसको देखेंगे न्याय 3 हो गए। ठीक है, स्वतंत्रता, और फिर आगे समता और बंधुत्व। बंधुत्व का क्या मतलब होता है? बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, सभी लोगों के प्रति सहिष्णुता, भाईचारे की भावना क्या बोलते हैं? बंधुत्व बोलते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था आरएस में। ठीक है ना, संविधान एक नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। पूरे देश की नागरिकता है, वो एकल नागरिकता, भारतीयता है। ठीक है ना, तो बंधुत्व का क्या मतलब होता है? बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। बात आई समझ में नहीं आई? तो ये स्वतंत्रता हुई, समानता हुई, बंधुत्व की भावना, ये लोकतंत्र के स्तंभ है। और 3 जो न्याय है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, वो भी क्या है? आपके लोकतंत्र के क्या है? स्तंभ है। ठीक, और इन्हीं पर लोकतंत्र टिका हुआ है। ठीक है, बात है समझ में नहीं? आगे अपन लोग इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, शुरू में ये विवाद रहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। ठीक है, तो 1960 का जो बेरूबेली आपका मसला था, बेरूबेली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? आपका संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये बात मानी गई। ये कल परसों क्वेश्चन आया था, ये का ये आया था, नहीं आया था? लेकिन 1924 आपका अप्रैल 24 अप्रैल आपके 1973 का जो केशवानंद भारती मामला था ना, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। जब 1973 में केशवानंद भारती ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, तो क्या कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, आपका संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, अब कल अपन इसे आगे देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, और इसे ये बेरूबेली और मामला और केशवानंद भारती को अपन देख लेंगे आगे, और कल प्रस्तावना पूरा करके अगला पार्ट हम शुरू करेंगे। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी आपने क्वेश्चन देखा, टीचर के जो भी भर्ती हुई है उसमें प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन एक सामान्यतः आता ही है। ठीक है, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य से, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, हम लोग आगे कुछ दिन होली के बाद में बहुत तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ाए, टाइम भी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे अप्रैल मई के बाद में क्या हो, एक टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करें, और बाकी वाला हम एक दिन सेमिनार रख करके बाकी सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।